तो ज्योति कलश बदमाशी नहीं कर पाए बचपन में? बदमाशी कौन नहीं करता, आपने नहीं किया है क्या? किसने नहीं किया? यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद एक सक्सेसफुल कैरियर है। आज आप कैंडिडेट का इंटरव्यू भी लेते हो, और कंटेम्प्रेरी टाइम में हमें किस तरह के यूपीएससी के कैंडिडेट चाहिए जिनके कैरियर में अभी इतना सारा डिस्ट्रैक्शन भी है? आप एक दो बार इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको एक अंदाज मिल जाता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या जानना चाहता है। सबसे खासियत है यूपीएससी को मैं बहुत हाई पेडेस्टल पर इसलिए रखता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चुन के निकाल ही लेता है। आज के डेट में जो लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं बहुत अच्छे, द लेवल ऑफ नॉलेज, द क्वालिटी ऑफ नॉलेज, द कंटेंट, द सब्सटेंस, ये सब चीज़ें उनमें बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कर्म और भाग्य को कैसे डिफाइन करें? गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म से भाग्य बनाओ। मेरी सोच बिल्कुल विपरीत है इसकी। मेरा कहना है और मानना है भाग्य ही कर्म कराता है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है ना तो आपके अंदर प्रेरणा वो डालता है। अगर सिंह के हाथ से वो मृग को मरना लिखा है तो झपट्टा मारेगा और मृग को मारेगा और खाएगा। और अगर मृग का भाग्य है कि इसके झपट्टा मारने के बाद भी वो निकल जाएगी तो ये शेर भूखा मरना लिखा था, भूखा मरेगा। सर, एक सवाल मैं एडमिनिस्ट्रेटर ज्योति कलश से कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी कि नागालैंड के जो इश्यूज रहे हैं, एक आम आदमी को वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज की डेट में नागा पीस अकॉर्ड साइन नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ है, इट्स अ फ्रेमवर्क कि दिस इज द रोड मैप। उनके जो मेन डिमांड्स जो थे, एक तो स्वतंत्रता, सोवरेनिटी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें एक इनकी फ्लैग की डिमांड है और एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी डिमांड है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए होता है जो एक सेपरेट कंट्री है। ये सेपरेट कंट्री कैसे हो सकती? नागालैंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। बिहार में एक मुरली बाबू हुए, प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव, हिंदी के प्रोफेसर, साहित्यकार, बड़े नाम बिहार में। उनके दोनों बेटों को पद्मश्री मिला। बड़े भाई प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, हिंदी के प्रोफेसर, बड़े साहित्यकार, जनसंघ और संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। आप विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और आज हम संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं वो भी उन्हीं की संकल्पना और प्रयासों से हो पाया। छोटे भाई अंग्रेजी के प्रोफेसर, प्रोफेसर रविंद्र नाथ श्रीवास्तव, रविंद्र राजहंस के नाम से आपने हिंदी और उर्दू में रचनाएं की। 74 के जेपी आंदोलन में आपके कलम से निकला हुआ व्यंग और कविताएं लोगों के जुबान पे चढ़े। प्रोफेसर रविंद्र राजहंस के पत्नी डॉक्टर आरती राजहंस और आपके दो बेटे, जुड़वा बेटे, बड़े बेटे आईएएस ऑफिसर बने और छोटे बेटे आईपीएस ऑफिसर बने। बड़े बेटे जो आईएएस ऑफिसर बने, नागालैंड का कैडर मिला उन्हें। नागालैंड में 30 साल अपनी सेवाएं दी उन्होंने। 2 साल बीच में उन्हें अफगानिस्तान जाने का मौका मिला यूएनडीपी के सौजन्य से। वहाँ भी उन्होंने चुनौतियाँ स्वीकारी और एक बड़ा अनुभव बटोर कर लाए। कैरियर के बीच में पैशन उनके आड़े नहीं आया। देश को 2 बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया आसियान कार रैली में। पहली बार तब जब वो शुरू हुई 2004 में, और दूसरी बार 2012 में। आसियान देशों की वो यात्रा थी 1000 किलोमीटर प्रतिदिन, लगभग 22 दिन की यात्रा। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। बड़े बेटे आईएएस ऑफिसर, पैशन भी उनका यहीं ख़त्म नहीं होता। आपको एक्टिंग का शौक बचपन से था। 25 से ज़्यादा हिंदी फिल्में आप कर चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी काम किया है, ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया, अभी भी शूटिंग आप करते हैं हिंदी फिल्मों की। 100 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्में आप कर चुके हैं। आप जिस परिवार से हैं, लिखना, कलम की ताकत आपके खून में है। आप लिरिसिस्ट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं,
और सिंगिंग का भी टैलेंट है आपके पास। आपके गाए हुए सुमधुर भजन यूट्यूब पे पाए जा सकते हैं। आज मैं जिस शख्स को बतरस में आमंत्रित कर रहा हूँ, उनके बारे में जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कुलीग से चर्चा की, तो मेरी कुलीग ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे 4-5 लोगों का सफल करियर मिला करके तुमने किसी एक नाम पे कह दिया है। आइए स्वागत करते हैं बहुत ही प्रेरक, स्मार्ट, हैंडसम, एवर यंग श्री ज्योति कलश जी का। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और श्रोताओं से जोड़ा, इसके लिए सहृदय धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे योग्य समझा आज के इस इंटरव्यू के लिए। सर, आपकी प्रोफाइल जब मैंने देखी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ जानने का मन करता है। सबसे पहले तो जो आपका परिवार है बिहार में, या बल्कि भारत के लिए कहें कि कुछ खास परिवारों में से एक कहूँगा जहाँ पे इतनी सारी प्रतिभाएं और गर्व करने की थाती है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसे समझना चाहता हूँ कि जब आप एक बड़े परिवार के हिस्सा होते हैं, जो आपका बचपन होता है, तो एक तरह का पीयर प्रेशर होता है, एक तरह की पेरेंटिंग मिलती है जो थोड़ी अलग तरह की पेरेंटिंग होती है। और मैंने देखा कि लगभग सभी परिवार में उनके पास एक मानक उपलब्धि है। मैं आपका बचपन जानना चाहता हूँ सर, बिहार में आपका बचपन कैसे बीता, खासकर इस परिवार का सदस्य होने से क्या चुनौतियाँ थीं और क्या पॉजिटिव चीज़ें थीं? बताने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जब तुमने मुझे फ़ोन किया था इस इंटरव्यू के लिए जी और अपने बारे में बताया कि तुम खुद प्रोफेसर हो, जी। तुम्हारी वाइफ प्रोफेसर है, तो मुझे ये लगा कि अरे मैं तो वैसे जगह जा रहा हूँ जिसका कुछ बैकग्राउंड हमारे बैकग्राउंड से मिलता है। ऑफ कोर्स मैं अध्यापक नहीं हूँ, जी, बट जी। हमारे जैसा आपने बताया जी पिताजी और माताजी और बड़े चाचा और पूरा परिवार ही अध्यापन में रहा जी जी और बहुत ही समाज में उनका योगदान रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये घर वाला माहौल है, जी जी कुछ अटपटा नहीं लगा कि एक प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। और प्लस आप दोनों को देखा, मुझे लगा ही नहीं कि आप तो प्रोफेसर हैं, ज़्यादा आप स्टूडेंट दिख रहे हैं। बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ कि इतना कम एज में आप लोगों ने इतना अचीव किया है और आप पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, आपकी वाइफ पढ़ा रही हैं। सही और तो काइंड। बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और अच्छे टीचर का होना समाज में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप ही बेसिकली एक स्टूडेंट को बनाते हैं या बिगाड़ते भी हैं। जी, क्योंकि जी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतना हो गया है कि अच्छे अच्छे अध्यापक प्रोफेसर्स जो हैं वो ऑन कमर्शियल लाइंस टीचिंग कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी वो चीज़ जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। बहरहाल बात बिहार की उठी। बचपन तो वहीं बीता, छपरा में जन्म हुआ। कुछ सालों के लिए मैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो क्लास 3 तक मैं वहाँ पढ़ा छपरा में। उसके बाद पिताजी चूँकि वहाँ अध्यापक थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके पटना, और पटना में कॉमर्स कॉलेज में वो अंग्रेज़ी के प्राध्यापक रहे और बाद में वो रिटायर भी हुए एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश में। माँ कुछ नहीं पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास थी। पिताजी ने उनको पढ़ाया और बढ़ाया आगे और अपने पैरों पर खड़ा किया। क्या अब वो गृह विज्ञान विभाग में अरे वाह, वो भी HOD होकर रिटायर की। बहुत सुंदर। तो ये पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण रहा है हमारे परिवार का। एक अनुशासन रहा है शुरू से, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कि बच्चे जो हैं वो इनडिसिप्लिन हो। क्योंकि अगर आप अध्यापक हैं और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले पढ़ाई में, और प्रेशर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप खुद चाहेंगे कि आपका बेटा एक रूटीन को फॉलो करे। तो ये तो शुरू से ही इसके ऊपर फोकस रहा। इसलिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक अच्छे परिवार में हमारी पैदाइश हुई। तो ज्योति कलश बदमाशी नहीं कर पाए बचपन में? बदमाशी कौन नहीं करता, आपने नहीं किया है क्या? किसने नहीं किया है? लेकिन बदमाशी तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। जी और सीमा कौन तय करता है? आपके पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे पहले अध्यापक होते हैं।
जो फर्स्ट टीचर बच्चे का होता है वो पेरेंट्स ही होता है। जी, जी। तो बदमाशी तो मैंने भी किया है, लेकिन हाँ सीमित दायरे में किया है। हाँ, हाँ। खासकर आप थोड़े बड़े थे अपने छोटे भाई से तो। हाँ, हम दोनों में कहा जाता है 2 मिनट का 2 डिफरेंस मिनट है। का। लेकिन इस पर भी बहुतों के मतभेद हैं। अच्छा। मतभेद ये है कि मैथोलॉजिकली अगर ले तो जो पहले ज़मीन पर आता है, भूमि पर आता है, उसको बड़ा समझा जाता है। और साइंटिफिकली एंड बायोलॉजिकली ये कहा जाता है कि अगर बच्चा जो दूसरा है माँ के गर्भ में ज़्यादा देर तक रहा तो उसे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिला, अच्छा। तो वो बड़ा हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो साइंटिफिकली एंड बायोलॉजिकली मेरा छोटा भाई बड़ा है और मैथोलॉजिकली मैं बड़ा हूँ। तो हम लोग सोशियोलॉजिकली ही पकड़ेंगे सर। मुझे अब ये लगता है आपके ऊपर कि है। मुझे लगता है 2 मिनट का डिफरेंस था, लेकिन उस 2 मिनट के डिफरेंस ने काफ़ी कुछ रोल में बदलाव किया होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा डिफ़र करूँगा। हाँ, अच्छा। इसलिए डिफ़र करूँगा क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर है हम दोनों भाइयों का। हाँ, हाँ, हाँ। एक तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जी, जी, जी। रूप रंग सब कुछ एक जैसा है। हुँ। सर्विस बदल गई हुँ। और सर्विस बस उतना ही बदला कि वो यूनिफॉर्म में रहा, मैं यूनिफॉर्म में नहीं रहा। मैं प्रशासन में रहा, वो पुलिस प्रशासन में रहा। ये फ़र्क आया। और जहाँ तक सोचने की या अगर मान लीजिए कि कुछ कला के लिए रुचि है तो हमारे भाई में भी कला के लिए रुचि है। वो बहुत अच्छा सिंगर है। अच्छा। एंड जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरी रुचि अपनी जगह है। मैं जी, जी। गायन में हूँ या अगर मैं नाटक में हूँ या मैं फिल्म लाइन में हूँ तो या कुछ लिखता भी हूँ तो उसकी वजह भी है क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो शुरू से इस माहौल में रहे हैं। उनके हमारे दादाजी भी वो भी कवि थे, वो भी लिखते थे। बड़े चाचा भी लिखते थे। पापा तो लिखते ही थे। और जैसा आपने बताया शुरू में परिचय दिया तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका उनकी रही है। व्यंग्यकार रहे हैं और उनकी बड़ी तीखी व्यंग्य हुआ करती थी जो समाज को आकृष्ट करती थी। और बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने मंच साझा किया जिसमें रामधारी सिंह दिनकर भी थे, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु भी थे और एक से एक लोग थे। तो हम लोगों ने बचपन से यही देखा। 74 में मेरी क्या उम्र थी, 12 साल, 11-12 साल की उम्र थी। और जब वही देखा और धीरे धीरे पले बढ़े, फिर पॉलिटिकल माहौल हो गया। बड़े चाचा आपने बताया कि वो विधायक भी थे, सांसद भी थे। तो एक परिवार में पॉलिटिक्स भी आ गई, राजनीति भी आ गई। तो ये सब का माहौल रहा, लेकिन पढ़ाई के ऊपर फोकस तो ज़रूर रहा क्योंकि जब पिता ही टीचर हैं, माता ही टीचर हैं तो वो तो आपको इस राह पे रखेंगे ही। बनना जो कुछ भी लिखा है वो तो आपके भाग्य के हिसाब से चलता है। जहाँ आपका दाना पानी लिखा है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जो कुर्सी आपका इंतज़ार करती है उस पर आप बैठ जाते हैं। जी जी जी। एक मन में सवाल है सर, जैसे एज ए टीचर मैं ये बात सोचता हूँ, यूनिवर्सिटी में क्लासेस में जब बच्चे आते हैं तो पहले मैं सोचता था कि आप बचपन से टैलेंटेड हैं और मल्टी लेयर अगर टैलेंट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। बीच में मैं ऐसा सोचने लगा कि सिंस चाइल्डहुड जब आपके पास टैलेंट का पूल होता है और वो एक्सपोजर को मिल जाता है कि बच्चा बहुत अच्छा गाता भी है, बहुत अच्छा एक्टिंग भी करता है, बहुत अच्छी मेमोरी पावर है, डिसिप्लिन भी है, तो कई बार वो जो मल्टी टैलेंट है ना, मतलब उसको एक फोकस फिर नहीं मिल पाता। आज के दौर में जैसे भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है सर, तो ऐसा लगता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से ज़्यादा अच्छा है कि एक एक्सपर्टीज़ रखी जाए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस में उसको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। लेकिन जब आप बहुत टैलेंटेड होते हो तो आप बार बार बहुत चीज़ों में जा रहे होते हो। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके साथ ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। आपके पास टैलेंट का एक लेयर भी है, पीछे एक लेगेसी भी काम कर रही है जिसका पीयर प्रेशर होता है, आसपास पड़ोस गांव सब जगह से आप कुछ, आपके मन में कुछ इमेज आ भी रही होगी। उसके साथ आपने अपने कैरियर में फोकस भी रखा है, उसके बाद आपने या पैरेलल आपने पैशन भी फॉलो किया। तो आज का जो यूथ है सर, जो 16 साल का है, 15 साल का है और उसको घर वाले टैलेंटेड कह रहे हैं कि इसको ये भी आता है, वायलिन भी बजाता है, खेलता भी है, अच्छा क्रिकेटर भी है, ये भी है, वो भी है, कैसे फोकस रखेगा वो? देखो, मेरे हिसाब से फादर मदर का
इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अलाउ नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलने लगा मैदान में जाकर के पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उन्हें पसंद नहीं आएगा कि ये तो बेकार हो गया, उसको राइट ऑफ कर देंगे, ये मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है। जी। लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो इनकरेज करते हैं। अगर आप अच्छे पेंटर हैं या अच्छे गायक हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आप ठीक ठाक हैं, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब एलिमेंट्स हैं आपकी टोटल पर्सनालिटी बनाने की। आप का अगर पैशन है किसी क्षेत्र में, चाहे वो गायकी हो, चाहे लेखन हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं या स्पोर्ट्स हो, मेरे हिसाब से आपको अपने हॉबी को फॉलो करना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए अपनी स्टडीज़ पर, क्योंकि अगर आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आज के ज़माने में वो अच्छी बात नहीं समझी जाती है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी फोकस है पढ़ाई पर, और उसके साथ साथ अगर आप हॉबी को परस्यू करते हैं, हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ, पूरी रूटीन आप कैसे बनाते हैं, ये आपको खुद डिटरमिन करना है। एक तरफ तो एकेडमिक कंपटीशन है और दूसरी तरफ आपकी पैशन है। अब इस पैशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, केवल एक पर्टिकुलर पैशन होना ज़रूरी नहीं है, कई चीज़ों में आपकी रुचि हो सकती है। तो आप अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को भी ध्यान में रखते हैं कि हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप टॉपर हैं अपने सब्जेक्ट में, आप अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे उस चीज़ को मेंटेन करना, आप स्लाइड नहीं करना चाहेंगे। तो यहीं पर रूटीन आप बैलेंस करते हैं। कुछ लोग पहले समझ जाते हैं, कुछ लोग समझने में देरी लगती है, लेकिन हर को मेरे हिसाब से ये ध्यान में रखना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने बहुत सारे अमेरिकन स्कूल्स में देखा है, जब मैं विदेश में पोस्टेड था, क्लास 4 तक कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कोई बोझ नहीं होता था पीठ के पीछे कि इतने सारे किताबें लेके जा रहा बच्चा, कोई होमवर्क नहीं होता था। बट वो क्या करते थे, बच्चे को क्लासरूम में बैठाए एंड ऑब्जर्व करते थे कि इसकी रुचि किस क्षेत्र में है, किस फील्ड में ये एक्सेल कर सकता है। जस्ट जिसको कहते हैं ना वॉच करना, बड़ा क्लोजली कीनली वॉच करते थे, ऑब्जर्व कर। अब बच्चा कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो उसको वॉच कर रहे हैं, टेनिस खेल रहा है तो उसको वॉच कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहा है उसको वॉच कर रहे हैं, गाना गा रहा है उसको वॉच कर रहे हैं, फिज़िक्स में अगर इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो केवल दे वर्क एज अ वॉचर, वो देखते थे और उसके बाद वो टैलेंट स्पॉटिंग करते थे। यस, इस लड़के में ये काबिलियत है, ये टैलेंट है, इसको इस फील्ड में जाना चाहिए। ये नहीं होता था कि ज़बरदस्ती आपको फिज़िक्स पढ़ना ही है या मैथमेटिक्स पढ़ना ही है या सोशियोलॉजी पढ़ना ही है, किसी भी स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव स्टेज जो होता है बच्चे का, जिसमें वो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो छोड़ देते थे कि लेट द पर्सनालिटी ग्रो, ब्लूम। और वो जो उसके अंदर जो पर्सनालिटी है ना, वो उभर के आती थी, खुद निकल के है। ठीक है। उसके बाद क्लास 5 ऑनवर्ड्स वो कंसंट्रेट करते थे एकेडमिक्स पर, जिसकी जिस फील्ड में है सेग्रीगेट कर दिया, लड़कों को इस क्लास के लिए, इस क्लास के लिए, इसका सब्जेक्ट वाइज कर दिया, या स्पोर्ट्स के हिसाब से या म्यूजिक के हिसाब से, किसी भी फील्ड में सेग्रीगेट कर देते थे और उसी लाइन में उसको प्रमोट करते थे, इनकरेज करते थे। पेरेंट्स भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानते थे। और देखिए आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ही बने। एक ज़माना था सब चाहते थे कि सरकारी ऑफिसर बन जाए बेटा या बेटी। आज के ज़माने में हर क्षेत्र में, क्रिकेट मैच अभी हुआ भारत पाकिस्तान का, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, एक नया लड़का उभर के आया, तिलक जी। तो उसकी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो उस खेल में निपुण था, एक्सेल कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ जो है ना, आप किसी क्षेत्र में अगर अच्छा करते हैं, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छे एकेडमिक्स हैं, आपके बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। इसलिए मैं कहूँगा अपने दर्शकों को
श्रोताओं को भी ये कहूँगा कि आप जिस फील्ड में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसको परसू कीजिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोझ ले लेना और उसमें आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ईगो पर मत लो, अपने प्रेस्टीज इशू मत बनाओ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको परसू करो। सर, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ आजकल आप लेते हैं और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 3 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के और तीनों में आपका सिलेक्शन हुआ। आप पहले अटेम्प्ट में आपने आपकी शायद सर्विस रही नहीं, मैं आपको बताया हाँ था, हाँ हाँ मैंने शुरुआत की थी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस से, भारतीय सांख्यिकी सेवा और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ट्विन सर्विस है। फिर शायद रेलवे में। तो पहले तो मैंने उसको ज्वाइन किया था, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया, उसके बाद मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में था, फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया था। और सबसे पहले एक और नौकरी हुआ करती थी, हम लोग के समय AAO कहलाता था, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो शुरुआत मेरी तो उससे हुई थी, ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन ये सब सर्विस जो भारत सरकार की, ये जो 86 ऑनवर्ड्स 86 से लेके 90 तक, 90 में मैं IAS में आया, तो 4 साल में ये डिफरेंट सर्विसेज में रहा। तो सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि यूपीएससी के सारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद आज आप यूपीएससी के इंटरव्यू में भी बैठते हैं और आप आज कैंडिडेट को देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और एक सवाल आप पूछते हैं। एक तो ये जो रोल रिवर्सल है, ये वाला जो एक्सपीरियंस है। दूसरा, आजकल जो यूथ है सर, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। मतलब आप एक कमरे में बैठ के पढ़ते भी हैं तो आप अकेले नहीं होते, दरअसल इतना डिस्ट्रैक्शन है और इस डिस्ट्रैक्शन से अब बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं जा सकता। तो शायद उसी के बीच में हमें मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा और शायद ये भी एक क्वालिटी है आपकी, आप कैसे चीज़ों को करते हो। तो एक पर्सपेक्टिव है आपका कि आप एक यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद एक सक्सेसफुल कैरियर है, आज आप कैंडिडेट का इंटरव्यू भी लेते हो और कंटेम्प्रेरी टाइम में हमें किस तरह के यूपीएससी के कैंडिडेट चाहिए जिनके कैरियर में अभी इतना सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, इस पर मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। देखो, यूपीएससी इंटरव्यू में एज ए कैंडिडेट जब मैं फेस कर रहा था, रादर यूपीएससी में 5 दफ़ा फेस किया जी। स्टैटिस्टिकल सर्विस और जितनी सर्विसेज का मैंने नाम लिया सब यूपीएससी कंडक्टेड है माइनस GIC। जी 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 जी। तो 5 दफ़ा तो मैं यूपीएससी फेस किया और मैं सक्सेसफुल रहा, थैंक टू गॉड। बट जब आप टेबल के दूसरी तरफ होते हो एज ए कैंडिडेट, तो आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप की होती है। आप थोड़े नर्वस भी रहते हैं, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हों, लेकिन नर्वसनेस कहीं ना कहीं वो रहता है। क्या सवाल पूछेगा, किस ढंग का माहौल होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना डिस्करेज्ड फील करूं कि मन करेगा कि अब बस निकल जाऊं इंटरव्यू हॉल से। मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, अगर कुछ और सवाल पूछ दिया मैं क्या जवाब दूंगा। हो सकता है मैं लड़खड़ा जाऊँ बोलने में, फंबल करूँ, बिल्कुल मैं कोहेरेंट नहीं हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें दिमाग में चलती है एज अ कैंडिडेट। मैंने भी फेस किया है। मैं कोई अंग्रेजी स्कूल का प्रोडक्ट नहीं था, सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट रहा। तो उस समय जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था जो इंटरव्यू फेस कर रहे थे, अच्छे पब्लिक स्कूल के थे, फराटे से अंग्रेजी बोलते थे, बोल रहे एक्सेंट के तो साथ लगता था कि ठीक है यार, अपनी जगह है, मैं भी हूँ, एज ए कैंडिडेट हूँ। और अगर किसी के किस्मत में लिखा हुआ है तो वो तो मिलना ही है, भाग्य में अगर है तो वो तो होना ही है। मैं फेस करूँगा, यही होगा। कोई मुझे हैंग तो नहीं करने जा रहा है, फांसी तो नहीं चढ़ाने जा रहा है। जो आता है वही बोलूँगा एंड कॉन्फिडेंटली बोलूँगा, और वही हुआ। आप एक दो बार इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको एक अंदाज मिल जाता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या जानना चाहता है। सबसे पहले और जो सबसे खासियत है यूपीएससी को मैं बहुत हाई पेडेस्टल पर इसलिए रखता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चुन के निकाल ही लेता है। आप सरप्राइज होइएगा कि हर बैच के टॉपर्स ही, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, सोशियोलॉजी हो, एनी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, या साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड के, किसी भी बैकग्राउंड, दे आर द बेस्ट। अपने समय के
वो बेस्ट ही हैं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं क्या बताऊँ, इस बार मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था अदर साइड ऑफ द टेबल एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, और हमारे ही बोर्ड से जो टॉपर है आईएएस की, उसका सिलेक्शन हुआ। अरे वाह, जो दुबे करके है, जी, लेडी हैं, उसका मैंने ही इंटरव्यू लिया था। बहुत कॉन्फिडेंट आजकल कैंडिडेट्स हो गए, क्योंकि एक्सपोजर्स बहुत हो गया है। आप नेट पर जाते हैं, हर चीज़ आप, हम लोग के समय क्या था, नेट तो था ही नहीं था पहले, ही नहीं, हाँ। ना व्हाट्सएप था ना नेट था, केवल to कोचिंग imagine what is- इंस्टीट्यूट, हाँ, what is happening कुछ there. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, जो मॉक इंटरव्यूज कराते मॉक इंटरव्यूज़ कराते थे, बट मैंने तो वो भी फेस नहीं किया जी, था। जी, मेरे मामा का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ कभी कभी चला जाता है, क्योंकि हमारे समय 2 सब्जेक्ट लिए जाते थे। एक मेरा मेन सब्जेक्ट तो स्टैट्स था, स्टैटिस्टिक्स था, एंड सेकंड एंथ्रोपोलॉजी था। तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कुछ जानने के लिए मैं चला जाता था। आज के ज़माने में आपके पास इतने मटेरियल्स है पढ़ने के लिए, आप गूगल कीजिए और सारा मटेरियल्स आपके पास है। ऑनलाइन क्लासेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन है, आप किसी गांव में बैठ कर के क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं हमारे समय नहीं थी। प्लस आज के ज़माने में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, लोग को प्रिपेयर कराते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। ये सब चीज़ हमारे समय तो नहीं थी। तो वहाँ हमारे समय जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, वो उसकी एक प्लेइंग फील्ड अलग थी। जो अच्छे स्कूल के थे वो अपने को सुपीरियर समझते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यूपीएससी केवल उन लोगों को सेलेक्ट करेगी। आपकी परफॉर्मेंस बोलता है, आपकी रिटन एग्जामिनेशन कैसी रही, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो तो ठीक है, आप इंटरव्यू फेस करके, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुश भी हो सकते हैं, नाखुश भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। और आज के कैंडिडेट्स में आपको फिर वो कॉन्फिडेंस दिखता है। यस, आई एम कमिंग टू दैट। तो जो कैंडिडेट आ रहे थे इंटरव्यू के लिए, मैं आपको इतना तो ज़रूर बोलूँगा, कहते हैं ना कि समुद्र मंथन के बाद नेक्टर निकला, उसी तरह ये निकलते थे। वेरी गुड क्वालिटी, एक्सट्रीम, एंड आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम दैट कंट्री इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स। दैट्स ग्रेट। आज के डेट में जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं, बहुत अच्छे। The level of knowledge, the quality of knowledge, the content, the substance, ये सब चीज़ें उनमें बहुत अच्छी हैं। अब कोई नहीं आया, वो उसका मिसफॉर्चून है, he will or she will try again। लेकिन जो इसका सिलेक्शन हो रहा है, by and large, quality wise, they're very good। This is very satisfying to hear, sir. सर, आपको नागालैंड का कैडर मिला, 30 साल से ज़्यादा के आपने वहाँ पे सर्विस की। और सर जब मैं सोचता हूँ तो 30 साल लगभग वही समय है सर जो नागालैंड के अपनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में बहुत स्ट्रेट लाइन वाली हिस्ट्री नहीं है। और चूँकि आपका कैडर ही नागालैंड था तो मेरे ख्याल से बहुत एक हायरार्की वाइज आप ऊपर चढ़े होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बहुत वेरिंग पोस्ट पे आप पहुँचे होंगे, और फाइनली जो आपकी पोस्ट रही उसमें अगर मैं आपकी भूमिका पे बात करूँ तो शायद आप बीच एक पूल की तरह थे नई दिल्ली और नागालैंड के बीच में। और वो जो एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि बिहार से नागालैंड पहुंचना एक तरह का कल्चरल शॉक भी रहा होगा, कैसा असिमिलेशन रहा, कैसा अकोमोडेशन रहा, मुझे जानना है सर। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, नागालैंड जिस समय मैं ज्वाइन किया था 1990 की बात कर रहा हूँ जी जी, जब मैं एज ए प्रोबेशनर गया था, बहुत ही डिफरेंट था आज से। अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो नागालैंड ऑफ 90s एंड नागालैंड ऑफ टुडे, जिसको कहते हैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क, ये फ़र्क था। उस समय मुझे तो मालूम भी नहीं था कि नागालैंड एक्चुअली मानचित्र में है कहाँ पे। मुझे खुद देखना पड़ा था कि है कहाँ। ये सुनने में स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड टाइप का कुछ इफेक्ट आता है, साउंड इफेक्ट, कि अपने हिंदुस्तान ही का पार्ट है क्या? सच में दिमाग में तो ये आ रहा था नागालैंड। नागालैंड कभी वो नागा फ्रेंड्स बाद में बने जब हम ज्वाइन किए, उसके पहले हमारे नागा फ्रेंड्स भी नहीं थे, इसलिए कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। तो सबसे पहले तो जब मुझे कार्डर मिला, जब मैं LBS में था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, जब कार्डर अलॉटमेंट होता है, हमारे समय जब फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होता है तब कार्डर आता है। अच्छा।
जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि यार हिंदुस्तान में ये, मैं ऐसे इंडियन फॉरेन सर्विस में हूँ क्या, मैं तो आईएएस में हूँ, ये फॉरेन सर्विस में मैं कैसे चला गया, नागालैंड मतलब ये क्या विदेश विदेश है क्या, मुझे ये आया दिमाग में। फिर हमने बोला अब जो मिल गया सो मिल गया, लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज, चैलेंज के रूप में इसको लेते हैं। तो इतना तो ज़रूर मालूम था, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं कि नागालैंड, दैट इज़ अ जोक व्हिच आई जस्ट सेड, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ पर है मुझे मालूम था, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, बट एग्जैक्टली इसके एडजेसेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं ये मैं मानचित्र देख के ही समझा। यहाँ इसके बगल में आसाम है, इसके बगल में मणिपुर है, यू नो, इस तरह की इसकी ज्योग्राफी है। छोटा सा प्रदेश, उस समय 7 जिले हुआ करते थे, मैं 1990 की बात करते, आज 16 जिले हैं वहाँ पर। और हमारे समय इंसर्जेंसी पीक पर थी, इतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था ख़राब थी कि लोग को डर लगता था वहाँ जाने। नागा मतलब इट्स अ वायलेंट स्टेट, यहाँ केवल वायलेंस ही होता है। माहौल बहुत ख़राब था, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी, पहुँचने, भाई पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट दीमापुर का। मुझे लगा कि जब मेरी प्लेन उतरी थी कि ये एयरपोर्ट होता है ये तो एयरपोर्ट ही नहीं है, ये घास फूस का बना हुआ एक छोटा सा विजिटर्स लॉबी। प्लेन से लोग उतर रहे हैं, अपने ट्रॉली सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ट्रॉली जो है, ट्रॉली को लेकर यहाँ से खींच करके चले आ रहे हैं, कोई कंबल उठा के आ रहा है, कोई होल्डोल उठा के आ रहा है, सब सेल्फ सर्विस चल रही थी। जी। आज वही दीमापुर, वही नागालैंड, it is one of the most advanced states in the country. Okay. You go there and see, बहुत खूबसूरत, ब्यूटी में तो अतुलनीय, अतुलनीय, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। उसको कहते ही हैं, जैसे there is a place called मोकोकचुंग, मोकोकचुंग इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, इतना खूबसूरत है वो। वहाँ मैं एसडीएम था। कोहिमा बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है कोहिमा। जो हिल्स को पसंद करता है तो बहुत इन्जॉय करेगा कोहिमा को। जो आपकी दीमापुर से कोहिमा की जो डिस्टेंस है 74 किलोमीटर्स की, पहले तो रोड बहुत ही ख़राब हुआ करती थी, बेहद ख़राब, जहाँ आप 4 घंटे में पहुँचते थे। 74 किलोमीटर्स, 4 घंटा, आप समझ सकते हैं कितनी रोड ख़राब होगी। आज आपके पास 4 लेन रोड है, ठीक है। कुछ सेक्टर्स अभी भी जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वो अभी भी ख़राब है, बनते हैं फिर टूट जाते हैं। तो ये तो हिल्स में इट्स वेरी कॉमन, चाहे आप अरुणाचल में जाइए, चाहे आसाम में जाइए, हर जगह है। या सिक्किम में जाइए, इवन अभी उत्तराखंड में कितने लैंडस्लाइड्स हुए। तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हर जगह है। रोड कंडीशन आज के डेट में बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी आप देखें तो आपकी एयर इंडिया भी जाती है, इंडिगो भी जाती है, स्पाइस जेट भी जाती है, सारी प्लेन की सुविधाएं हैं, वेरी वेल कनेक्टेड। आपको वॉल्वो बसेस जो हैं, जो लेटेस्ट बसेस हैं, वो अप्लाई करती है फ्रॉम गुवाहाटी टू दीमापुर एंड देन इम्फाल। शॉप्स सब आधुनिक हो गए हैं, सब मॉडर्न शॉप्स हैं वहाँ पर। हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं, जबकि मैं इसके खिलाफ हूँ कि हिल्स पर हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट गुड, बट बिल्डिंग नॉर्म्स की वायलेशंस तो हर जगह है, वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर भी आप देखिएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा सामान नहीं मिलता है। आई मीन पहले तो मैं ये समझता था कि ये नागालैंड में इतने फॉरेन आइटम्स कहाँ से आ जाते हैं, सब म्यांमार से आते थे, कुछ नेपाल से उधर से चले आते थे। इतना ज़्यादा मॉडर्न है, इतना मॉडर्न है। वहाँ हांगकांग मार्केट है दीमापुर का, आप उस मार्केट में चले जाइए, कौन सा सामान विदेशी नहीं मिलता है। और आज के डेट में तो सारा सामान हिंदुस्तान में मिलता है। एक समय कभी क्रेज हुआ करता था, एक कोई पेन भी लाता था, जी, या कोई अगर कुछ भी लाता था विदेश का तो एक ठप्पा लगा रहता था, ये फॉरेन से आया। बिल्कुल। बट आज वो चीज़ नहीं रही, आज तो हर सामान ही यहाँ मिलता है। उसी तरह हर सामान वहाँ मिलता है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी सुविधाएँ हैं। दीमापुर इज़ अ वेरी गुड टाउन नाउ, इट्स अ वेरी गुड टाउन, बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर के इतने चेंजेस आ गए हैं। तभी मैंने कहा कि 1990 का और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हुआ करता था। आप विश्वास कीजिए, मैंने तो एक प्राइज़ रिसीव किया था ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड
in terms of law and order the best administered state in the country. ये इंडिया कॉन्क्लेव हुआ था हयात में, तो वहाँ चूँकि उस समय मैं चीफ रेजिडेंट कमिश्नर था नागालैंड हाउस का, तो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता था यहाँ पर एज एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। तो मैंने इसको रिसीव किया था, उस प्राइज़ को सीएम को रिसीव करना था, चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्योति आप इसको रिसीव कीजिए। तो आई रिसीव दैट अवार्ड जो बताता है कि कानून व्यवस्था कितना इम्प्रोवाइज हुआ, हाँ इम्प्रूव कर गई। इट इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब वो उग्रवाद एक समय हुआ करता था, अभी भी जी है, मैं इसको रोल आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो हर जगह है, कहाँ एक्टिविटीज नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या, हर जगह है। लेकिन नागालैंड में क्या जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ ये है कि छोटा सा प्रदेश है, अगर एक आउटसाइडर की किलिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे स्टेट पे पड़ता है। जो भी आउटसाइडर्स वहाँ रहते हैं वो बड़ा डिस्करेज्ड फील, मायूस हो जाते हैं कि यार एक आउटसाइडर को मार दिया। तो उसका असर जो है ना, अब दिल्ली में तो आए दिन अगर औसतन देखिए तो 3-4 आदमी मर जाते हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट होता है या सुसाइड होता है या कत्ल होता है, होता ही रहता है यहाँ पर। तो दिल्ली जैसा बड़ा शहर इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो सारी चीज़ें। लेकिन नागालैंड में अगर यही एक आदमी, एक आउटसाइडर मरता है, उसकी इम्पैक्ट पूरे स्टेट पे होती है, एंड स्पेशली आउटसाइडर्स बहुत डर जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि नागालैंड जो है, इट्स अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इसको कहते ही हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस फेस्टिवल को आप ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले, बी माई गेस्ट, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ सबों को। ये दिसंबर 1 से दिसंबर 10 होता है, हर साल मनाया जाता है। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन नहीं आता है इसको देखने के लिए, देश विदेश से लोग आते हैं। मैं तो फैसिलिटेट करता था विजिट्स, जितने एम्बेसडर्स जो दिल्ली में हैं, चाहे यूएस के हैं, चाहे यूके हाई कमिश्नर हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको मैं भेजता था यहाँ से। सो सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, जाने की रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप कर रहा है, लेकिन 2 रिसॉर्ट्स वहाँ के बहुत मशहूर हैं, आप गूगल करेंगे, एक नूने रिसॉर्ट और एक नियाथू रिसॉर्ट। बहुत खूबसूरत रिसॉर्ट है। आई मीन अगर आप किसी भी रिसॉर्ट से कंपेयर करें तो आपको कहीं भी ये नहीं फील होगा कि ये एक भी डिग्री कम है। सुपर है, इट्स सुपर, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ कि जो जाना चाहे तो ज़रूर जाए, घबराए नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं और अपने घर का खाना खा सकते हैं। वो सब नहीं, एक ज़माना था कहते थे कि नागालैंड के लोग हैं वो डॉग खाते हैं और कैट खाते हैं, तो पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग खाते हैं। उसमें चूँकि वो हिंदुस्तान का पार्ट है इसलिए हम लोग ये कमेंट कर देते हैं, लेकिन पूरा साउथ ईस्ट, जब मैं आशान इंडिया कार रैली कर रहा था तो पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से मैं गया था। वो क्या नहीं खाते हैं, इट्स एक्सटेंशन ऑफ द सेम। वो नागा कल्चर जो है उसके एक्सटेंशन ही है जो आगे बढ़ता जाता है अप टू जापान। वो भी तो हर चीज़ खाते हैं। तो और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार उन लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आप लोग इंडियंस कह के, इंडियंस जो है हमेशा नागा को तिरस्कृत करते हैं इस पॉइंट पर कि हम लोग डॉग मीट ईटर्स हैं, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लोग खाते हैं, उस पर तो आप उंगली नहीं उठाते हैं। हम खाते हैं तो हम बदनाम होते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अलग हो जाए हिंदुस्तान से? अगर हम भी एक अलग कंट्री हो जाए जिसकी उनकी मूवमेंट थी, नागा मूवमेंट इज़ बेसिकली फॉर सॉवरेंटी, ठीक है, जिसके ऊपर वार्तालाप चल रही है। आई प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in bringing the gap between state and the center. लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है जब वो इस चीज़ को कहते हैं कि चूँकि हम इंडिया में रह के अगर डॉग मीट खाते हैं तो तिरस्कृत किए जाते हैं, और अगर कोई जापान का आदमी और चाइना का आदमी खाता है तो आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। तो आप तो फिर हम लोग
को जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को अलग देश बनाने दो ना। अलग देश बनाना, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में रहकर मेरा सिर्फ यही कहना है, हिंदुस्तान की रीति रिवाज के हिसाब से चलो। कुछ चीज़ें जो जो एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अब गाय को तो हम नहीं काट सकते हैं ना ऐसे हिंदू, और मैं सामने देख नहीं सकता कटते, तो ये तो मुझे बुरा लगेगा। तो एक सोसाइटल नॉर्म्स होता है, सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से अगर रहोगे तो यू विल बेटर एमलगमेट विद द इंटायर पॉपुलेशन। मैं हमेशा इस बात को जी, आपने जो बात कही सर, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी बातें, बल्कि आज ही यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था मैं, और मेरी एक स्टूडेंट है नागालैंड से ही, उसने मुझे बताया कि हम लोग इसी स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे थे, जैसे आपने आउटसाइडर वाली बात कही। तो मैंने उससे पूछा कि जब आप दिल्ली में आए पढ़ने के लिए, तो आप बाकी लोगों को कैसे देख रहे थे, या आपका कैसा पर्सपेक्टिव था? और जब यहाँ से लोग जाते हैं, मतलब सो कॉल्ड जो मेन लैंड वो कहते हैं, या उन्होंने एक शब्द बनाया कि प्लेन मनो, और तो उसने एक्सेप्ट किया कि ये स्टीरियोटाइप दोनों तरफ से है। जैसे वो डॉग ईटिंग वाली बात आपने बताई, उसने भी एक्सेप्ट किया सर कि हम लोग भी जब पहली बार दिल्ली आते हैं, या ये जो प्लेन मनो वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे मन में भी स्टीरियोटाइप्स होता है, लेकिन जैसे जैसे हमें कम्युनिकेशन के, इंटरेक्शंस के एक्सपोजर मिलते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एक दूसरे की डिस्टिंक्टनेस को हम अकोमोडेट करना सीख जाते हैं, और फिर हम कॉमन जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो भी हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। देखिए, एक ज़माना तो वो था जब नागा लैंड बिल्कुल अपने को अलग समझता था। वहाँ के लोग नहीं आना चाहते थे दिल्ली, वहाँ के लोग नहीं जाते थे बम्बई, बहुत जाते थे तो कलकत्ता जाते थे, या शिलोंग जाते थे, या गुवाहाटी जाते थे। उसी एरिया में वो लोग रहते थे, ईस्टर्न सेक्टर में। जब अपॉर्चुनिटीज़ भारत सरकार ने दी, स्कीम्स इतने बने और प्रमोट किया कि भाई आप आइए, निकलिए, अपने कोकून से बाहर आइए। आज नागा स्टूडेंट्स जेएनयू में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, बेंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, हर जगह है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आज के डेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, या असम हो। दे आर द बेस्ट। आप फैशन डिज़ाइनिंग में देखिए, दीज आर वेरी टैलेंटेड गर्ल्स, बॉयज़ जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। हैंडीक्राफ्ट, नागा हैंडीक्राफ्ट, वहाँ की शॉल्स, दे आर द वीवर्स। आज इतना प्रचलित क्यों है? पहले नहीं निकलते थे, आज वो निकल के आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसके तहत इनको बहुत सारे स्कीम्स में रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई गई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी है, लुक ईस्ट पॉलिसी बनी है। जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि इसको इंटीग्रेट करो, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मेन स्ट्रीम में लाओ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि नागाज में जो पहले फीलिंग थी कि हम नागा हैं, दिल्ली में एक्सेप्टेड होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर मुझे चिंकी कहते हैं, या मुझे साउथ ईस्ट एशियन मंगोलॉइड लुक है ना, तो उसमें क्या है कि इनको एक डर सा रहता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ही सटीक एग्जांपल होगा आपके क्वेश्चन का। नागाज को क्यों मतलब डर रहता था दिल्ली में रहने की? उसकी वजह ये भी थी कि यहाँ पर जो किराए के मकान में जाते थे, जैसे नागा स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में जो आपका मॉडल टाउन है या तिमारपुर है, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स जो है इनको मकान नहीं देते थे। इनकी खाने की हैबिट अलग है, तो इनका जो खाना होता है, ज़्यादा मीट ईटर्स हैं, बहुत लोग पसंद नहीं करते मीट खाना, या इनके खाने का जो बैम्बू शूट खाते हैं उसकी एक महक है, खास महक है, तो अगल बगल में वो महक पसंद नहीं की जाती थी। तो इनको मकान नहीं मिलता था रहने के लिए। सेकंड, यहाँ के जो
जो राउडी एलिमेंट्स हुआ करते हैं, जो होते हैं, उनकी गंदी निगाह नागा गर्ल्स के ऊपर रहती थी। उनको समझते थे कि बड़ा मतलब अवेलेबल टाइप की तो गर्ल्स। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं हाँ, होती। तो इनको बड़ा डर लगता था। भारत सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एंड दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया और एक संस्था बनी दिल्ली पुलिस के अंदर, स्पूनर कहते हैं। अच्छा। स्पूनर जो है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, स्पेशल पुलिस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आप कोई भी लड़की के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो शी कैन अप्रोच दिस स्पूनर। उसका जॉइंट कमिश्नर पुलिस है, प्लस उनकी सारी मतलब कनेक्शंस रेजिडेंट कमिश्नर्स के साथ है। जितने भी भवन्स हैं स्टेट के भवन नॉर्थ ईस्ट के, सबों के रेजिडेंट कमिश्नर के साथ हम लोग की लगातार मीटिंग होती रहती है। जितने भी ग्रीवेंसेस आते हैं, हमारे पास ग्रीवेंसेस आते हैं, फिर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं स्पूनर सेल में, और उसके बाद हम लोग की बैठक होती है। बैठक में फिर इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाता है एंड एमएचए इसको मॉनिटर करता है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, इसलिए पहले से उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया। और यहाँ के लोग जो वहाँ जाते हैं, जो जैसे हम जैसे लोग वहाँ गए, या कोई भी बिजनेसमैन वहाँ गए, आखिर इतने मारवाड़ी वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाते हैं तो वो भी फील करते हैं कि यार जब यहाँ के लोग नागालैंड के बाहर या नॉर्थ ईस्ट के बाहर हैं, वो उनमें जब डर भय कम हो गया है तो मुझे क्या डरना है भाई, ये भी तो हिंदुस्तान का पार्ट है। और हमेशा अगर आप चैलेंज स्वीकार करते हो ना तो डर आपको नहीं आएगा। सो फर्स्ट एक्सेप्ट द चैलेंज, देन रिमूव योर फियर। अब फियर में जाओगे तो चैलेंज क्या लोगे। सर, एक सवाल मैं एडमिनिस्ट्रेटर ज्योति कलश से कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी कि नागालैंड की जो इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि साइमन कमीशन के टाइम पे ही इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया था 1928 में ही, वहाँ से लेकर के 2015 तक फ्रेमवर्क, जो पीस फ्रेमवर्क का जो डेवलपमेंट है, एक तो आपकी भूमिका उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट भूमिका रही है इस पूरे पीस प्रोसेस में, क्योंकि आप 30 ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के भी चैलेंजेस हैं। तो एक बार एक आम आदमी को वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे हम उसको ओवरकम कर पाए, अगर संक्षेप में आप बता सकें। देखिए, नागा पीस एकॉर्ड का एक पहला स्टेप है नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ अगस्त 2015 में, उसमें इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ रोड मैप टुवर्ड्स नागा पीस एकॉर्ड। आज की डेट में नागा पीस एकॉर्ड साइन नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है, इट्स अ फ्रेमवर्क कि दिस इज द रोड मैप। उनके जो मेन डिमांड्स जो थे, एक तो स्वतंत्रता, सोवरेनिटी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ कोर्स। ओके। उसके बाद और जो मेजर इनकी डिमांड्स थे, उसमें एक इनकी फ्लैग की डिमांड है और एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी डिमांड है। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री, उसके अंदर एक और स्टेट जो एक सॉवरेनिटी की बात करता है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो ये तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक स्पेशल आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए है, जिसमें प्रोविजंस दिया हुआ है, एंड दिस इज अ ट्राइबल स्टेट, 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें देयर आर सो मेनी राइट्स गिवन टू द लोकल ट्राइब्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी लुक आफ्टर कर रही है स्पेशल प्रोविजन के तहत। तो फिर किस बात की कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए होता है जो एक सेपरेट कंट्री है। ये सेपरेट कंट्री कैसे हो सकती है? नागालैंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, सो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। करेंसी की बात करते थे, पासपोर्ट की बात करते थे कि नागालैंड का वहाँ के लोग की अलग पासपोर्ट होगी, वहाँ के लोगों की करेंसी अलग होगी। धीरे धीरे ये डिमांड्स जब टेबल पर ये लोग आए, इंसर्जेंट ग्रुप्स आए, जो NSCN है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसका जो सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था AZ फिजो अपने समय का, ही इज नो मोर। उसके बाद
इसमें स्प्लिट होता है और NSCN IM बना और NSCN K बना। काफी। तो IM आइजैक मोइवा ग्रुप बना और K खाफलांग ग्रुप बना, जो खाफलांग ऑपरेट करता था म्यांमार से, बर्मा पीस। और जो IM ग्रुप बना उसमें आइजैक एंड मोइवा। आइजैक तो नहीं रहे, ही वॉज अ नागा। आइजैक मोइवा इज अ तांकुल नागा फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर में भी 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर नागा इनहैबिटेशन। ठीक है, तो जो मणिपुर का मेजर प्रॉब्लम है इसी को तो लेकर है, जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और प्लस जो वैलीज में लोग रह रहे हैं जो मैथीज कहलाते हैं, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन देम। इतना वायलेंस हुआ और अभी भी अब तो शांति है वहाँ पर, लेकिन वायलेंस तो बहुत हुआ। तो ये जो 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नागा इनहैबिटेड डिस्ट्रिक्ट्स है मणिपुर के। नागालैंड के लीडर्स की डिमांड थी ग्रेटर नागालैंड, उसको नागालिम कहते हैं। ग्रेटर नागालैंड मतलब जहाँ जहाँ नागा पॉपुलेशन है उसको इंटीग्रेट कीजिए नागालैंड से। अब नागालैंड की जो पॉपुलेशन है कुछ आसाम में है जो बॉर्डर पर है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, कुछ मणिपुर में है। तो 3 जगह जो है इनके पॉपुलेशन, प्लस आउटसाइड कंट्रीज म्यांमार। तो इनकी जो ग्रेटर नागालैंड और नागालिम की बात करते हैं, नागा इनहैबिटेड एरियाज इन दीज बॉर्डरिंग स्टेट्स इन इंडिया, प्लस नागा इनहैबिटेड एरियाज ऑफ म्यांमार, विच इज अ इंटरनेशनल इशू, इट्स नॉट दैट सिंपल। उसके बाद ये जो 2 मेजर ग्रुप हुए आज की डेट में, NSCN जो K ग्रुप है, खाफलांग ग्रुप है, खाफलांग तो अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, बट नेक्स्ट जनरेशन आ गया, they operate from Myanmar. But that is a banned organization. उसको बैन किया गया, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उसको बैन किया। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है NSCN IM, जो द वॉइस ऑफ द पीपल, उसके भी बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हो गए। आज के डेट में मोर देन 20 ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स। अब सबों के साथ तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, देयर हैज़ टू बी ए कॉमन वॉइस। तो बहुत सारी मीटिंग्स होती थी जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग रहते थे, रॉ के लोग रहते थे, MHA से लोग आते थे, मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रहता था। तो इन लोगों से वार्तालाप होती थी, बातचीत होती थी। तो अभी ये एडवांस स्टेज पर है। बहुत सारे जो इसमें हिकअप्स थे उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। नाउ इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि बेसिक तो फ्रेमवर्क के हिसाब से वो चल ही रहा है, एंड वी आर रीचिंग एट सम अंडरस्टैंडिंग। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सॉर्ट आउट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, जैसे आज मैंने आपसे बताया भी था कि मैंने अपने स्टूडेंट से जब बात की तो उसने 2 सवाल पूछे हैं। उसे पता चला कि आप आ रहे, तो बच्ची का नाम है इची रांगले एनसारंगबे। शी इज़ अ मास्टर स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। उसने 2 चीज़ें पूछने के लिए बोली थी। एक तो उसने ये कहा कि जो अपना टूरिज़्म का डेटा है सर, उसके हिसाब से जो नागालैंड है वो सेकेंड लीस्ट स्टेट है जिसको विज़िट किया जाता है। तो टूरिज़्म के हिसाब से आज भी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं, लेकिन जब तक भारत या जिसको हम मेनलैंड कह देते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव पकड़ते हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट जब तक नागालैंड में नहीं पहुँचते हैं तो एक तरह का जो हम एक नेचुरल असिमिलेशन कहते हैं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को जो स्ट्रेंथन करता है, उस पर एक सवाल ये है। उसका दूसरा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है सर, कि करप्शन बहुत रहता है, और अगर कोई फेस्टिवल होता है, जैसे आपने फेस्टिवल की बात की, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो खैर अमलगमेशन ऑफ ऑल फेस्टिवल है, बहुत मेजर है, आपने बताया ही, लेकिन और भी बहुत सारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, 17 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं तो उन सब के फेस्टिवल हैं। उसका कहना है कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो आनंद फानंद में चीज़ें बनाई जाती हैं, और फिर वो चीज़ें जैसे सड़क हुई है, कुछ वैसा हुआ, तो चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ करप्शंस। लोकल लेवल पे भी लोग हैं जिसपे नागालैंड के लोग भी थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी ऑफिशियल भी रहते हैं। उसने कहा जैसे नेशनल हाईवे है सर, तो मड स्लाइड होते हैं, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं बना देते जब ये पता है कि रिकरिंग प्रॉब्लम है? तो
सो 2 सवाल उसकी तरफ से। पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, टूरिज्म से रिलेटेड जी है जी। कि सेकंड लीस्ट विजिटेड प्लेस है नागालैंड। देखिए उसकी एक वजह तो थी इंसर्जेंसी, लोग में डर था कि वहाँ जाएंगे तो कितने सेफ रहेंगे, तो सेफ्टी वॉज एन इशू, एक कंसर्न था एंड इट वॉज ए जेन्युइन कंसर्न। लेकिन अब वो कंसर्न रहा नहीं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल में कितने लाख लोग जाते हैं, 4.5 लाख 5 लाख तक लोग गए हैं। तो इन लोग का जाना क्या दर्शाता है कि डर नहीं है, भय नहीं है, और सब लोग अच्छी मेमोरी से लौटते हैं। वो इतना याद करते हैं अपने स्टे को। इंफ्रास्ट्रक्चर एक समय बहुत कम हुआ करता था, तो कहाँ रहेंगे, यहाँ से लोग चले गए, तो अब इतने होम स्टेज हो गए, अच्छे होटल्स आ गए, आपकी बड़े बड़े जो ब्रांडेड होटल्स हैं उसके आप टेंट्स वहाँ देखेंगे। तो फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हो गई। सेकंड, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई जो नहीं हुआ करती थी कभी, पहले नहीं होती थी। पहले लोग बाई ट्रेन जाते थे जी या गुवाहाटी पहुँच के गुवाहाटी से बाई बस चले आते थे। आज के डेट में चॉपर भी है, दीमापुर से उड़िए 15 मिनट में आप कोहिमा पहुँच जाते हैं। तो सुविधाएं बढ़ गई। सुविधाएं बढ़ने से आज का सब लोग कंफर्ट खोजता है और चाहता है कि कम से कम समय में हम पहुंच जाएं। जिसके पास पैसे है वो एयरवेज से जाता है, जो थोड़ा कम है वो रेलवे से जाता है या बस से जाता है। तो ये नहीं है कि गिरावट हो गई है टूरिस्ट में। अगर आप स्टैटिस्टिकली अगर इसको देखें तो देयर इज अ कांस्टेंट राइज। ओके। द ओनली थिंग, जिस चीज़ को मैं आपके इस फोरम से भी कह रहा हूँ और कई जगह मैंने डिस्कस भी किया है, मुझे एक चीज़ से बहुत मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्यों नहीं इसके ऊपर अंकुश डालती है। जो एयर फेयर है दिल्ली से लेके दीमापुर का, वन साइड की बात मैं कर रहा हूँ, जब पीक टूरिस्ट सीजन होता है ये करीबन 30,000 तक चला जाता है। 2 वेज 50,000 प्लस ही रहता है। पीक सीजन की बात मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल सीजन में भी ये 8, 9, 10 हज़ार चलता है वन वे। तो आना जाना कितना 15-16 हज़ार हो गया। तो लोगों के पास बेटर ऑप्शंस है कि मैं थाईलैंड क्यों नहीं चला जाऊँ, सिंगापुर क्यों नहीं चला जाऊँ, श्रीलंका चला जाऊँ, कोलंबो चला जाऊँ, जब उससे कम में जी 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 जी। स्टे भी हो जाएगा, आना जाना भी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, जब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक सब्सिडाइज्ड स्टेट देखते हैं कि इतने इंसेंटिव्स दे करके, सब्सिडी दे करके आप चाहते हैं टूरिज्म को प्रमोट करना, वहाँ के लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो इस पर फोकस होनी चाहिए क्योंकि आपको वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम से क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। टी सीरीज, एक थोड़ा सा हटके मैं इसका एक लॉजिक दे रहा हूँ। एक समय HMV कैसेट 40 रुपए की आती थी और जब टी सीरीज मार्केट में आई तो 15 रुपए के एक टी सीरीज की कैसेट निकलती थी और उससे पूरा मार्केट खत्म कर दिया HMV की। सेम लॉजिक मैं यहाँ दे रहा हूँ। जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं, जब आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग खर्च करेंगे। जी जी, इकॉनमी बढ़ेगी, आपकी इकॉनमी बढ़ती है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ जाती है। अगर आप इतना ज़्यादा एयरफेयर बढ़ा देंगे तो कौन जाना पसंद करेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपके इस पॉडकास्ट से ये कहना चाहूँगा और अपना संदेश में पहुँचाना चाहूँगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये जितने प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इंक्लूड अब तो एयर इंडिया भी प्राइवेट है, इसके ऊपर एक अंकुश लगाए। एक जो नॉर्मल फेयर होता है वही चार्ज करो ना। जी 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 जी। हम तो बोल रहे हैं कि इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दे से और आप टूरिस्ट बढ़ाओगे, लोग और जाएंगे और वॉल्यूम में आपकी रेवेन्यू कम नहीं होगी। लेकिन जब आप खुद एयर फेयर बढ़ा करके लोग को रोक देके जाने से किसकी इच्छा होगी जाने की। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये आपके माध्यम से ये बात पहुंचनी भी चाहिए। मैंने तो हर मंच पर कहा है कि अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो आप एयर फेयर को कम करो। एयर फेयर कम करोगे, ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, यू कैन कवर अप द लॉस। जितना आपका रेवेन्यू लॉस होता है, जब लोग ही नहीं जाएंगे तो ऐसे ही लॉस हो रहा है। जी जी जी।
और सर जो अल्टरनेटिव रूट वाली बात, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्टूडेंट ने आपसे पूछा है और हम तक पहुंचने की कोशिश की है। हाँ, हिल सेक्शन की एक कैरेक्टर होती है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लूज सॉइल होते हैं। सॉइल जियोलॉजिकली जी, वो उसमें वो डेंसिटी नहीं होती है होल्ड करने की, होल्ड करने की। वो गिर जाता है। ज़्यादा बारिश होती है, वो हिल्स में आप देखिएगा लैंडस्लाइड्स या मडस्लाइड होता है, एंड इट्स नेचुरल, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, कोरियन टेक्निक्स है, जापानीज टेक्निक्स है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, अपने इंडिया में इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो रोड पहले डबल लेन हुआ करता था, आज 4 लेन हो गया। ठीक है, आज आप 1.25 घंटा में पहुंचते हैं दीमापुर से कोहिमा, कभी आप 4 घंटे में पहुंचते थे। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ब्यूटीफुल रोड, लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स जो है जहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उसमें अगर आप कोरियन या जापानीज टेक्नोलॉजी या जर्मन टेक्नोलॉजी को लाते हैं, जैसे वो बाइंड करते हैं पहाड़ को गिरने से रोकने के लिए, अगर वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया जाए, कुछ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन इट्स लाइक अ सॉल्यूशन। ट्रू। तो यहाँ पर है। थर्ड, इसी से रिलेटेड आप करप्शन की बात कर रहे थे। करप्शन पर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँ, बाहर से लोग को लगता है देखकर कि हाँ, ये सरकार का पैसा जो है इस चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। पिलफरेज होता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूँगा, पिलफरेज होता है, हर जगह होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। इसको आप रूल आउट, दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। लेकिन हाँ, जैसे मैं यूरोप में पोस्टेड था, वहाँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि अगर 100 करोड़ का बजट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की सड़क जो है, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की है, उसकी बजट सैंक्शन है 500 करोड़, तो वो 500 करोड़ तो लगाएंगे ही। भले उनकी बजट एस्केलेट होकर 10% उसमें अप कर दे, 550 करोड़ करते, 50 करोड़ हो सकता है बंटवारा हो जाए, लेकिन 500 करोड़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर 500 करोड़ का है, सो इट्स ए गेस वर्क, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू से यहाँ पर, दैट्स वाई देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। तो ये तो मैं मानता हूँ इस बात को कि कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर नट्स एंड बोल्ट्स अगर टाइट किया जाए तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। सर, इतने सीरियस रोल के बाद फिर आपने अपने पैशन को फॉलो किया एक्टिंग कैरियर में, मतलब ये फिनोमिनल है, ये कई बार अनथिंकेबल भी है कि इतनी बेहतरीन कैरियर सर्विस रही है आपकी, और फिर आपने एक्टिंग में भी लोहा मनवाना शुरू किया। सो हिंदी फिल्मों का जो एक्सपीरियंस है सर, फिर भोजपुरी फिल्मों का जो एक्सपीरियंस है, या फिर और भी जो पैरेलल आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, अगर आप वो सारे एक्सपीरियंसेस थोड़े से कंपेयर करके बता सकें और आपकी जो जर्नी रही है। देखो, चूँकि मैं NSD से एसोसिएटेड रहा हूँ, तो वो तो चला आता है जब आप एक बार फिल्मी वर्ल्ड में आते हैं, और जब स्पेशली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एसोसिएटेड रहते हैं, तो वो कीड़ा घुस जाता है, वो कीड़ा निकलता नहीं है। जी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशन आपकी अलग है, क्योंकि IAS एंड IPS, खास करके IAS IPS, ये दो एक ऐसी सर्विस है, इट्स अ हाई प्रेशर जॉब, एंड जनता को आपको जवाब देना है, जनता से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपकी गद्दी जो है, आपकी जो पोजीशन है, जनता की भलाई के लिए, उनके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए है, क्योंकि आपका वर्क उस टाइप का है। फील्ड जॉब भी है, सेक्रेटेरिएट जॉब भी है। जब मैं फील्ड में था एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता था, अपने पैशन को दबा ही के रखना पड़ता था, वो पॉसिबल नहीं था जी। हमारी फिल्मी करियर स्टार्ट होती है जब मैं फील्ड से बाहर आता हूँ, सेक्रेटेरिएट पोस्टिंग जब होती है, जिसमें थोड़ा सा आराम मिलता है,
मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं, जी लगा के काम करते हैं, उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन हाँ, शाम 6 बजे के बाद फ्राइडे से लेकर सवेरे 8 बजे मंडे तक ये आपका पर्सनल टाइम है। जी जी। अब इसमें आप क्या करते हैं, इट इज़ अप टू यू। आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या गाना गाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी एनर्जी किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लगे, आपका योगदान समाज के उत्थान के लिए हो, और आपकी चीज़ों से अगर लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी मिले तो आपको संतुष्टि देती है वो। जी जी। तो यही काम मैं करता था। कोई कंट्रोवर्शियल रोल नहीं करता था, कैरेक्टर रोल करता था। हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्म, ये जो दोनों दो कैनवास है। हिंदी फिल्म इज़ मोर ग्लैमरस, और उसमें आना और एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक एज एन एक्टर इज़ अ बिग चैलेंज। 1 मिनट में पब्लिक आपको रिजेक्ट करती है और 1 मिनट में वाहवाही भी मिलती है। लक वो होता है जो आपको अच्छा कैरेक्टर दे जाता है, अच्छे डायलॉग्स बुलवा देता है, ठीक है, तालियां बजती हैं, जी जी। लोग उस कैरेक्टर को याद रखते हैं। एक फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सरबजीत कर रहा था ऐश्वर्या राय के साथ। उसमें टर्निंग पॉइंट ऑफ द मूवी थी जो इंसिडेंटली मेरे पास आ गई थी। जब मैं उसको डांटता हूँ और उसके ऊपर पेपर फेंकता हूँ और वो निराश हो जाती है, एंड शी इज़ टोटली हेल्पलेस कि अब मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास जाके गुहार लगाऊँ कि मेरा भाई सरबजीत पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, अब मैं कैसे उसे हिंदुस्तान लाऊँ। तो ये जो दृश्य है वो दैट्स द टर्निंग पॉइंट, और वही मुझे मिल गया था। तो आई वॉज वेरी लकी और ये ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुआ था। ब्यूटीफुल मूवी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत मूवी है। सो जो हिंदी पिक्चर की जो कैनवास है, जो ऑडियंस है, वो बहुत डिफरेंट है भोजपुरी पिक्चर से। भोजपुरी पिक्चर तो मैंने इसलिए इस फील्ड में आया क्योंकि मैं भोजपुर का हूँ, ओरिजिनली बक्सर का रहने वाला। फेमस चौसा गांव, जहाँ बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ चौसा दोनों हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, तो वो हम लोग का पैतृक स्थान है। और सोचा कभी घर में भोजपुरी मैंने बोला ही नहीं, पहली बार सीखा भोजपुरी पिक्चर में आने के बाद फिल्मी सेट पर, और उसमें भी भोजपुरी थोड़ा बहुत तो सुन लिया था, लेकिन मैं फ्लुएंट नहीं था उस समय। अब तो हो गया, क्योंकि काम जब करना शुरू किया तो यू मस्ट नो द लैंग्वेज। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले, बहुत डिफरेंट टाइप्स का कैरेक्टर्स मिला, लेकिन भोजपुरी की बजट कम होती है। अब आज के डेट में विदेशों में भी भोजपुरी जो है उसकी शूटिंग चलती है। मैंने बहुत सारे भोजपुरी पिक्चरें मॉरिशस में किया है, लंदन में किया है, बहुत सारे पिक्चरें की हैं। चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, तो इन लोगों के साथ मैं जाता ही रहा। खेसारी लाल यादव है, निरहुआ है, उनके साथ में जाता ही रहा। तो बजट अब थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन स्टिल आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हिंदी पिक्चर से। और हिंदी पिक्चर की ऑडियंस सब है, भोजपुरी की बड़े लिमिटेड एक सेगमेंट है, और उसमें भी जो सेगमेंट है वो थोड़ा मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का है। तो वैसे ही उसका कंटेंट, हाँ, सो कंटेंट इज बट फ्यू। कुछ भोजपुरी पिक्चरें हैं बेहद प्रभावशाली है। जैसे मैं एक पिक्चर में काम किया था मनोज के साथ, वो रणभूमि थी, तो मैं उसमें डीआईजी था, वो मेरा एसपी था। देखने लायक मूवी है वो मूवी, नक्सलाइट के ऊपर है, और सुपर मूवी जिसको मैं कह सकता हूँ। भोजपुरी के इतने सारी मूवीज़ किया, लेकिन इसको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ। तो कुछ अच्छी पिक्चरें भी हैं, और कुछ जो होता है, जो मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास के लिए है, तो वो सब तो चलता ही है, पिक्चरों में चलता ही। एक इस अनुभव पे भी बात करेंगे सर, क्योंकि दो बार आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कार रैली में। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से होकर के जाना। तो अगर कोई एनेक्डोट हो या कोई ऐसी चीज़ जो हमसे शेयर कर। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। एनेक्डोट क्या मैं बोलूँ, वो एक ऐसा अनुभव है जो मेरे साथ ही जाएगा। लाइन लगती थी, मतलब हमारी जब गाड़ियाँ निकलती थी, एंड स्पीड कुछ सेक्टर्स में तो 240 kmph
और कुछ सेक्टर्स में, हिल सेक्टर्स में 80 kmph की स्पीड पर, फिर भी वेरी हाई स्पीड फॉर हिल सेक्टर। और उस समय मैं XUV महिंद्रा ड्राइव कर रहा था, उसमें स्पोर्ट्स इंजन लगाया हुआ था, स्पीड बहुत फास्ट होती थी उसकी। और स्पीड हम लोग को वायरस पर बता दिया जाता था कि आप कौन से सिटी को टच करने वाले हैं, क्योंकि आप रिमोट एरिया से, आप जंगल झाड़ सबसे आप गुजर रहे हैं। जैसे हम लोग को आता था मैसेज कि अब आप मेन सिटी हिट कर रहे हैं तो वहाँ पर लोग दिखेंगे, तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए इसके लिए आपको स्लो डाउन करना है अपनी स्पीड को। आप कहाँ 240 स्पीड है और आप कहाँ 20 पर ला रहे हैं, क्योंकि ये लोग जंप करते थे और दोनों कतार जो है ना, ऐसी कतार होती थी कि वो नरमुंड दिखते थे। लाखों की संख्या में, एग्जैजरेशन नहीं है, लाखों की संख्या में, चाहे वो बारिश हो, चाहे खूब गर्मी, सूरज निकला हुआ है, लोग छाता लेकर के हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। और कोई आपका गाल छू रहा है, कोई सिर छू रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है। ये अद्भुत दृश्य होता था। और उसके बाद जो रिसेप्शन होता था, जब गाड़ी रुक जाती थी, हम लोग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के स्टेट गेस्ट हुआ करते थे। शाम में मैं आपको एक बात बताऊं, कंबोडिया की बात है, अंकोर वाट, द फेमस वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत बड़ा मंदिर है। उस अंकोर वाट में ऐसी सजावट की गई थी हम लोग के लिए जो अवर्णनीय है, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो स्वप्न सुंदरी अप्सराएं जो हैं, बिल्कुल ऐसे करके सीढ़ियों से दीप ले करके स्वागत में खड़ी। और उस जगह की खूबसूरती क्या है कि मंदिर तो है ही, हॉरिजॉन्टल है और लेक है, तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है उस लेक के ऊपर, तो आपको लगेगा कि पूरी मंदिर भी नीचे है। उसकी रिफ्लेक्शन एंड प्लस ओरिजिनल मंदिर। और जो सीढ़ियाँ हैं तो दोनों तरफ ये अप्सराएं, उसको कहा जाता है अप्सराएं, दीपमाला लेकर के आपका स्वागत कर रही हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में आपको ऊपर ले जाती हैं। वो एक्सपीरियंस अद्भुत है। और शाम में कंबोडिया या नॉमपेन, ये सब जो जगह है, पूरा शहर चमकता दमकता है, क्योंकि वहाँ पर पगोडा स्ट्रक्चर है, पूरा सोने का, वो पीतल का है। जब मूनलाइट पड़ता है, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो जगमगाता है वो शहर। नेचुरल उसकी जो रिफ्लेक्शन है पीतल की या सोने की, वो एक अद्भुत दृश्य है। तो ये तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ कि ये क्या भगवान ने एक मौका दिया था, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं, और ये सवाल मैंने पहले सोचा नहीं था, लेकिन आपसे बात करते वक्त ही मेरे मन में आ गया। एक लंबा समय आपने देखा है, बिताया है, चैलेंजेस को फेस किया है। अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं कर्मा बनाम भाग्य। अभी मैं इस ज्योति कलश से बात कर रहा हूँ कि अब आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कर्मा और भाग्य को कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा इसमें अध्यात्म भी मैं पूछूंगा। एक बार मैं नेशनल डिबेट में था इसी विषय पर। मैं गीता के खिलाफ नहीं हूँ, गीता को बहुत मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हम लोग का धर्म ग्रंथ है जी। बट एक इंटरप्रिटेशन मेरी अपनी है जो गीता से बिल्कुल डिफर कर जाती है। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म से भाग्य बनाओ। मेरी सोच बिल्कुल विपरीत है इसके। मेरा कहना है और मानना है, भाग्य ही कर्म कराता है। भाग्य ही कर्म कराता है। भाग्य ही कर्म कराता है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है ना, तो आपके अंदर प्रेरणा वो डालता है, आपको प्रेरित करता है, उस दिशा में ले जाता है। कहते हैं ना कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य में अगर लिखा है ना, तो आपको बैठने नहीं देगा ऐसे। वो आपके प्रेरणा आपके अंदर ऐसी आ जाएगी कि क्या तुम बैठे हुए हो ऐसे ऐसे बैठोगे, तुमको कुछ मिलेगा क्या? कुछ करो। एक संस्कृत का श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक सोए हुए शेर के मुंह में खुद मृग नहीं आता है, उसको भी झपट्टा मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें, दो इंटरप्रिटेशन है। अगर सिंह के हाथ से वो मृग को मरना लिखा है, तो झपट्टा मारेगा और मृग को मारेगा और खाएगा।
और अगर मृग का भाग्य है कि इसके झपट्टा मारने के बाद भी वो निकल जाएगी, तो ये शेर भूखा मरना लिखा था, भूखा मरेगा। तो हमारी सोच ये कहती है कि भाग्य ही सर्वोपरि है। माँ के गर्भ में जिस दिन बच्चे की बीज आती है, उस दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। वो बच्चा अच्छे घर में जन्म लेगा, साधारण घर में जन्म लेगा, और बहुत ही किसी बिजनेस टाइकून के घर में जन्म लेगा। स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा या कुछ कंजेनिटल डिजीज होगी, ये सब उसके भाग्य में लिखा हुआ है। आखिर एक चाय पिलाने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मछुआरा का बच्चा राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये तो भाग्य ही है जी। और भाग्य ही कर्म कराता है। इसलिए मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ। आपसे आज मिलना लिखा था, आज आपसे बात करने का मौका मिला, आपके सवालों का जवाब देने का मौका मिला। इट्स ऑल प्री डिटर्मिन्ड, प्री डेस्टिन्ड, एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दैट। इसलिए मैं पूजा करता हूँ, चूँकि मैं हिंदू हूँ, संस्कार है हमारा, हिंदू संस्कार है। माँ बाप ने सिखाया प्रार्थना करना, पूजा करना, श्लोक कंठस्थ कराया। लेकिन अभी भी एक चीज़ जो मेरी खोज है, अंदर से जो खोज जो मुझे है कि वो कौन सा पावर है, इसका मैं क्या नाम दूँ, ये सृष्टि कौन चला रहा है। आखिर कुछ मैं हमेशा इस चीज़ की तुलना करता हूँ से जानवर भी हैं या पौधे भी हैं जो जीवित हैं, जो भी जीवित हो, चाहे वो मनुष्य के फॉर्म में हो या पौधे के फॉर्म में हो, वृक्ष के फॉर्म में हो या जानवर के फॉर्म में हो, जी जी। सबका अपना भाग्य है। एक कुत्ता भी जो है अच्छे घर में रहता है, एसी में सोता है, और एक कुत्ता स्ट्रीट पे भी जाता है। जी जी जी। एक पौधा भी जो है बड़ा हरियाली उसमें रहती है, फल फूल सब देता है, एक सूख जाता है। इतना तूफान, बहुत बड़ा तूफान आता है, बवंडर आता है, कोई घास को उखाड़ सकता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये तो मतलब जहाँ जीव है, जहाँ पर लाइफ है, वहाँ भाग्य है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मेरे लिए तो फिर भी आप कर्मवीर ही हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये आपकी एक तरह की विनम्रता भी है कि आपने उसे भाग्य कहा। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ज़रूर है सोचने का, जैसे आपने कहा ना कि भाग्य ही है तो वो प्रेरित भी करता है। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ बहुत शानदार अनुभव रहा सर मुझे आपसे बातचीत करने का। और बतरस के लिए सर एक्चुअली इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू सर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जाते जाते कि ये बतरस, मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा कि बातों में रस है। जी। तो जब तक बात में रस नहीं होगा तो क्या बात करेंगे। जी जी जी। इसलिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबों से मिल करके, बात करके। और अपने युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा फोकस्ड अप्रोच रखें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने करियर पर ध्यान रखें, फिर अपने पैशन को बढ़ाएं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।